इस वक्त मैं बम्बई के जो महानामा उर्दू नामा में निकलता है मंथली, उनके ऑफिस तरियाक ऑफिस में हूँ और उसके फाउंडर और मुदीर जनाब मीर हसन अली साहब और सब एडिटर जनाब हनीफ खमर साहब, जो अच्छे शायर भी अफसाने भी लिखते, आप भी कहानियाँ लिखते। तो आज हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। उर्दू हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, पहले ये बताइए जनाब हनीफ साहब और आपसे भी कि आज हमारे उर्दू जो जानने वाले हैं, जैसा कि आज से 40 साल पहले 100 लोग थे, आज लेकिन जब नया जनरेशन आया तो उर्दू जानने वाले कम हो गए, जिससे हमारे रिसाले भी बंद हो गए। तो इस चीज़ के लिए आप पहले हमको बताइए कि उर्दू को कैसे हम कायम रखें। जी जी, उर्दू के बारे में आपका ये अच्छा सवाल है। आपको बताएं कि उर्दू ज़बान जो है इसको हम लोग क्यों बचाएं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इन अतराफ़ के इन हिस्सों में ये है कि उर्दू ज़बान जो है एक ज़बान नहीं, हमारी तहज़ीब है। ठीक है, तहज़ीब को बचाना ज़रूरी है। हम जो कहते हैं उर्दू में, देखिए दूसरी गैर ज़बानों में और उर्दू ज़बान में आप किसी लखनऊ के शख्स से बात करें तो उसका अंदाज़, उसकी बातों पर आप फरीफ्ता हो जाएंगे। उर्दू ज़बान जो हमारी है, आपका एक ये भी चीज़ है कि हिंदुस्तान में जो अदब है वो उर्दू में है, जो इस्लामिक किताबें हैं वो भी उर्दू में हैं। तो अगर उर्दू को नहीं बचाते हैं तो जो इस्लामी किताबें हैं आप इस्लाम को भी नहीं समझ सकते। और आपको ये बताएं कि उर्दू ज़बान का जो मसला रहा वो पिछले आज़ादी के बाद, क्योंकि उसके साथ सौतेला सलूक शुरू हुआ। और ये हम गैरों का नहीं कहते, हम अपनों का कहेंगे कि सबसे बड़ा सौतेला सलूक अपनों ने किया। उन्होंने सोचा कि शायद हम इंग्लिश में जाएं तो हमें रोज़ी रोटी जल्दी मिलेगी, उर्दू से दूर होते चले गए और धीरे धीरे जो है एक नस्ल जो है उर्दू से दूर होती चली गई। जी जी, आपका ये कहना है कि धीरे धीरे हमारी कौम के लोग उर्दू मीडियम से हटके मराठी इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेने लगे और वो उर्दू से ना बलिद है, ना वाकिफ है। मराठी में भी नहीं, मराठी वाले तो खुद रो रहे हैं। हमने ऐसे मराठियों को देखा है जो महाराष्ट्रियन हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे जो मराठी ज़बान के स्कूल तो उर्दू से ज़्यादा बंद हो रहे हैं। ये सारे लोग जो है इंग्लिश में गए। असल में ये एक ग़ुलामी की सोच है कि भाई इंग्लिश में जाइए तो आपको जॉब मिलेगी। आप बताएं, अगर इंग्लिश में ही जाने पे जॉब मिलती तो यूपी में 10 स्वीपर की वैकेंसी के लिए 150 से ज़्यादा PhD स्कॉलर्स जो PhD थे उन्होंने अप्लाई किया। भैया वो इंग्लिश ज़बान में थे, दूसरी ज़बानों में थे। क्या हर इंग्लिश ज़बान वाला इस वक्त जॉब पर है? आपने जो बात बताई कि PhD वालों ने क्लास 4 के लिए अप्लाई किया था, मगर मैं बताता हूँ, हमारे एक दोस्त थे जी परभनी में, जौड़े साहब, आज उन्होंने उनके बच्चों को उर्दू मीडियम से पढ़ाया साहब। और उर्दू हमारी नहीं, हर कौम की ज़बान है। हमने तो उर्दू को अपनाया, एक कौम ने अपना दिया। तो जौड़ेकर साहब की जो बेटी है आज महाराष्ट्र बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी की HOD है, कीर्ति चावले। हाँ, कीर्ति चावले जी हाँ। तो ये एक चीज़ है कि हाँ, जब गैर कौम के लोग एजुकेशन उर्दू में हासिल करके हाईएस्ट पोस्ट पा रहे, हम क्यों पीछे? देखिए, ये सोचने की बात अपनों की है कि भाई जो हमारी सबसे बड़ी मजबूरी वही है कि हम सोचते हैं, हमारे जो पेरेंट हैं या जो एक नस्ल है वो सोचती है कि उर्दू में आप अगर तालीम हासिल करेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको एक हंसी की बात बताएं कि हम अंजुमन इस्लाम में पढ़ते थे कुर्ला में, और हमारे साथ एक स्टूडेंट था जो हमारी क्लास में था, उसका नाम था राजा, तो और उसके वालिद का नाम था जानी, तो उसको पुकारा जाता था राजा जानी। उससे टीचर्स ने पूछा कि ये नाम क्यों रखा तुम्हारा राजा, आगे पीछे कुछ मोहम्मद नहीं। तो उसने बोला कि मेरे फादर ने इसलिए रखा कि आगे मुझे जॉब जल्दी मिले। अब ये ज़हन सोचिए कि भाई राजा जानी रखने से आपको जॉब मिल जाएगी। भाई आपका एक रिलीजन का कॉलम है, उसमें इस्लाम भी तो लिखना पड़ेगा।
मगर हनीफ साहब ये। ये जॉब मिलना अलग चीज़ है, लेकिन आज हमारी ज़ुबान को बचाने के लिए हमारे कौम की जिम्मेदारी, इज्तिमाई तंजीमों की जिम्मेदारी क्या बनती है, आप उनके बताइए। हाँ, ये सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी हमारी कौम की और हम लोगों की कौम और इज्तिमाई की बात में ये हर एक शख्स की ज़ाती ज़िम्मेदारी ये है कि वो उर्दू सीखे, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाए। अगर यही सोचता है कि भाई करियर की बात है तो चलिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई, लेकिन मुंबई में अतराफ़ में ऐसे बहुत से स्कूल हैं, ख़ासकर मुंबई में, कि जहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्कूल में भी उर्दू एक सब्जेक्ट है। तो ऐसी जगह पर अपने बच्चे को आप डालें। और अगर ऐसा नहीं है, आप कहीं और हैं जहाँ उर्दू स्कूलों में नहीं है, आप घर पे उन्हें उर्दू पढ़ाइए। भाई आप कायदा पढ़ाते हो, आप उर्दू भी पढ़ाओ उनको। ये आपने बहुत अच्छा ने एक सजेशन दिया है कौम के लिए कि भाई आप बराए इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए जो, मगर बेसिक, और ये सही है, बेसिक तालीम उम्र के बच्चे की 5 साल से 12 साल तक उर्दू पढ़ाना चाहिए, चाहे खानगी टीचर क्यों लगाना पड़े। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, हमारे इस सवाल से लोगों को राहत तो मिली। देखिए आपको बताएं सर कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में कहा गया, हमारे ख्याल से 2-3 साल पहले उन्होंने सर्वे किया था, उसमें ये कहा गया कि जो बच्चे अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं बनिस्बत उनके जो दूसरी ज़बानों में तालीम हासिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आप जो है उर्दू ज़बान में अगर तालीम हासिल करते हैं, आप उर्दू सीखते हैं, आपको इंग्लिश आती है, आपको हिंदी आती है, आपको मराठी आती है, या कोई एक और ज़बान आ जाती है, मराठी ना सही संस्कृत आ जाती है, संस्कृत ना सही फ्रेंच आ जाती है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम से सीखता है उसको उर्दू तो नहीं आती। और भाई आप जो है क्या हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान 100% ऐसे हो गए हैं कि भाई वो घर में भी इंग्लिश बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है ना। यहाँ हमारे मुंबई की स्कूलों का आपको हाल बताएं कि बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, लेकिन ग्रेजुएशन तक उसको इंग्लिश बोलना नहीं आती। उसकी वजह यह है कि वो जब घर आता है तो घर पे माँ बाप तो उर्दू बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं, तो भाई वो बच्चा कितना फ्लुएंट होगा। और उर्दू वालों को, आपको उर्दू ज़बान से तालीम हासिल करने पर आपको चंद ज़बानें भी मिलती हैं, प्लस आपको एक तहज़ीब और आपको अखलाक मिलता है जो दूसरी ज़बानों में नहीं मिलेगा। और ऐसी बहुत सी मिसालें भी हमारे तिरयाक में हम लोग एक प्रोग्राम उर्दू रतन पेश करते हैं जो ऑनलाइन होता है। उसमें ऐसे लोगों को हम पेश करते हैं जो गैर मुस्लिम है या ऐसी शख्सियात जिन्होंने उर्दू से तालीम हासिल की और आज वो एक मकाम पर हैं। हम ऐसे बहुत सी मिसालें हैं, कैसर खालिद उसमें से एक है, उन्होंने उर्दू से तालीम हासिल की, आज जो है कमिश्नर है, DIG हैं वो। जी अच्छा, अब आपसे मेरा एक सवाल ये है, आपने जो इब्तिदा में कुछ पेपर भी, न्यूज़पेपर भी शुरू किया था डेली, फिर बाद में तरियाक शुरू किया, तो इसका ये जरा कुछ सफ़र सुनाइए। हाँ देखिए, कामयाबी और नाकामयाबी। बिल्कुल आपने शुरुआत की बातें की। हम आपको बताएं कि हम कॉलेज में LLB कर रहे थे और LLB के बाद ही हमने करते करते एक इंकलाब में ऐड देखा कि भाई एक सहाफ़ी की ज़रूरत है एक वीकली अखबार के लिए। वहाँ चले गए और इत्तेफाक से उन्होंने हमें फ़ौरन अपने साथ रख लिया। शुरू में हमारा काम इश्तिहारात लाना था, फिर धीरे धीरे मज़मून आने लगे और उसके बाद एक दोस्त के साथ मिलकर हमने अखबार शुरू किया। थोड़ी दिन उनके साथ रहे, फिर हमने ख़ुद अपना अखबार वक्त मिशन के नाम से शुरू किया और करीब 2 साल वक्त मिशन निकालते रहे। वक्त मिशन निकालते हुए उसके चंद माह बाद हमारे जो स्कूल में टीचर थे जनाब मरहूम ज़मीर काज़मी, उनसे हमारी मुलाकात हुई और ये हुआ कि भाई ये 8 सफ़े में एक सफ़ा अदबी रख लेते हैं। अब उस एक अदबी सफ़े की ज़िम्मेदारी हमने उनको दे दी। अब हर हफ्ते एक सफ़ा अदब का आता, जैसे अब्दुल अहद साद साहब के बारे में एक पेज, मुख्तलिफ़ लोगों के बारे में लिखते चले गए और इससे शोहरत बढ़ती गई। ज़मीर सर अक्सर कहते थे कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक अदबी रसाला निकालूं। मीर साहब, तरियाक के बारे में बताइए। हाँ, हम तरियाक के देखिए कामयाबी से 12 साल से निकल रहा है।
آپ کو بتائیں کہ ضمیر کاظمی جب ساتھ ہوئے ہمارے مرحوم تو انہوں نے کئی بار کہا کہ میری خواہش ہے ایک ادبی رسالہ نکالنے کی، تو وہ کہتے کہ دیکھو یہ وقت مشن نکال کے صرف تمہاری پہچان ممبئی میں ہے، ادبی رسالہ نکالو گے دنیا میں پہچان ہوگی۔ اور ہمیں بھی لگا کہ چونکہ سیاستداں جو ہے وقت نیوز پیپر کا غلط استعمال کرتے ہیں، کافی مسائل ہو رہے تھے، تو ہم ادبی رسالے کی طرف آئے اور جون 2012 میں ہم نے پہلا شمارہ نکالا تریاک کا۔ آپ کو بتائیں کہ اس کے نام پہ بھی تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی، یہ اسپیلنگ ہے انگلش میں TARYQ تریاک۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، تریاک ہونا چاہیے، تریاک نہیں۔ رسالے کے اجرا کے موقع پر شمیم طارق نے کہا کہ تریاک اور تریاک دونوں صحیح ہے۔ بہرحال اس کا آج بھی کچھ لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھئی جو انگلش لکھا ہے اسے چھوڑ دیجئے، جو اردو لکھا ہے وہ تو صحیح ہے۔ بہرحال اردو جو لکھا ہے وہ صحیح کیجیے اور اس کی خدمت، ہاں اردو جو لکھا ہے اس کو پڑھیے نا، آپ انگلش کیوں پڑھتے ہیں؟ مطلب یہ کہ ہمارے میگزین کو بھی لیجیے آپ، ہاں اس کو تو ذرا فروغ یہ دیجیے۔ آپ کو بتائیں کہ جب 2012 میں اس کو پہلا شمارہ نکالا، اور پہلا شمارہ نکالنے کے بعد ہمارے ساتھ مرحوم ضمیر کاظمی مدیر اعلیٰ تھے، ہمارے ہم سب ایڈیٹر تھے، ہمارے ساتھ مجلس ادارت میں شامل تھے سید فیض الحسن صاحب۔ اب جب شروع کیا تو 2 سال تک اس کی ذمہ داری کیا تھی کہ ضمیر کاظمی کی ذمہ داری تھی کہ وہ اسے نکالیں، مطلب اس کو ترتیب دیں، افسانے، شاعری، مضامین سب کی ترتیب وہ دے، اور کمپوزنگ وغیرہ بھی ہمارا بھائی کرتا تھا تو وہ اس سے کرواتے تھے، اور ہماری فیض صاحب کی ذمہ داری تھی کہ ہم لوگ اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ کام ہم لوگوں نے قریباً 2 سال کیا، اور آپ کو بتائیں کہ چند ہی مہینے میں، مشکل سے چوتھے 5ویں مہینے میں سب سے پہلے کشمیر والوں نے ہمیں بلایا، ہم لوگ کشمیر گئے، اور آپ کو بتائیں کہ آج بھی کشمیر ہمارے رسالے کے خریداروں کی لسٹ میں نمبر 1 ہے۔ اب اس وقت نمبر 2 پہ کرناٹکا چل رہا ہے، اور وہ سب جو ہے یہ ہمارے ٹوپی والے جو ہیں جناب حنیف قمر صاحب، ان کے مرہون منت ہے کہ وہ کرناٹکا گلبرگہ سے ہیں، اور وہاں ان کے تعلقات کی وجہ سے یہ اسے پھیلا رہے۔ کرناٹک میں اور کشمیر میں بھی حنیف صاحب آپ نے تریاک کا تاج پہنا دیا ہے۔ جی جی جی، آپ کو بتائیں کہ تریاک، ہماری دعا ہے اسی طرح کے مہاراشٹر کے ہر اسٹیٹ میں تریاک کا تاج پہنچے گا۔ بالکل بالکل، انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ بہت اردو جاننے والے، قدر کرنے والے ہیں ہر اسٹیٹ میں۔ جی جی، آپ کو بتائیں کشمیر والے کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا ملنے میں تاخیر ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تریاک جناب، تریاک ہمارا جذبات سے جڑا ہے، تو اس طرح سے وہاں والے ہیں، کرناٹکا میں ہیں۔ اب یہ الحمدللہ ہمارے بہت سے ساتھیوں نے، مقصود الہی شیخ صاحب وہ لندن سے، انہوں نے وہاں پہ قریباً 13-14 جو ہے لائف ممبر بنائے۔ الحمدللہ اس وقت اس کا بہت زیادہ اچھا رسپانس ہے، اور آپ کو بتائیں کہ چلیے بہت اچھا ہے کہ آپ نے ابھی جو لندن کا جو بات کہی کہ آپ کا رسالے کی پہنچ بیرون ممالک میں بھی ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اور اس میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے انٹرنیشنل اردو فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی ہے تریاک کی، اس پہ تو ذرا اس بارے میں جناب حنیف صاحب آپ بتائیے۔ یہ لگا لیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس چینل کے چیف جناب نور الدین جاوید صاحب کا بہت بہت شکریہ ہے۔ ہم آپ کا دفتر تریاک میں استقبال کرتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں آپ نے اس قابل سمجھا کہ اپنے خیالات اردو کے حوالے سے اردو دنیا تک، اردو قارئین تک پہنچائیں۔ یہ نہ صرف تریاک کے ساتھ ہمارے جذبات جڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہر اس قاری کے ساتھ ہمارے جذبات جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں ہمارے جو چینل کے فاؤنڈر ہیں جناب سنیتا گوڑ صاحب جبل پور میں، ان کا شکریہ ادا کیجیے جو میں ان کے بہانے آپ تک بالکل پہنچا۔ بالکل، سنیتا گوڑ کا بھی، صاحبہ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو۔ بالکل بالکل، تو سنیتا گوڑ جی کا بھی جو ہے نا بہت تہ دل سے استقبال ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان فیوچر بھی کبھی کبھار جو ہے نا
इस हवाले से, उर्दू के हवाले से या दीगर प्रोग्राम के हवाले से भी अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हम इस चैनल के लिए हाजिर हैं। तो जैसा कि नूरुद्दीन जावेद साहब, अभी आपने मीर साहब हसन इंटरनेशनल उर्दू फाउंडेशन के चेयरमैन और इंतकाल के बाद ज़मीर अहमद काज़मी के मुदीर आला मीर साहब हसन, दरअसल हमारे साथ एक टीम ऐसी जुड़ी हुई थी कि बस ये सब तिरयाख की सुतून कहलाते थे। लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए कि जो है ना, एक के बाद दीगरे, कुछ ज़ईफ़ी की हालत में, कुछ वबा की सूरत में, कुछ दीगर वजूहात के बारे में हमारे से एक एक करके बिछड़ते चले गए। ये बहुत कारामद चीज़ें, कारामद प्रोग्राम्स हम जब तिरयाख के हवाले से करते हैं तो हम चाहते हैं कि 24/7 ख़ारईन हमारे साथ जुड़े रहें। हमने 11 अगस्त 2020 में, जबकि लोग खिड़कियों में से झांकना भी जो है ना गवारा नहीं करते थे, हाथ मिलाना तो दूर की बात, लेकिन हम भी फिर भी जो है ना इंटरनेशनल उर्दू फाउंडेशन चैनल के तहत हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया ऑनलाइन। 11 अगस्त 2020 में जब प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ कलाम मन, जिसके पहले मेहमान थे बनारस से जाहिद कोचवी साहब, तो बिल्कुल, तो जाहिद कोचवी साहब कलाम मन के तहत जो है ना हमारे इस चैनल से जो है ना तजुर्बाकाराना अंदाज में जो है ना अपने बेहतरीन कलाम लेकर हाजिर हुए थे और हमारे नाज़रीन और ख़ारीन तिरयाख ने उसे काफ़ी सराहा, पसंद किया। तब मैं और मुदीर मीर साहब हसन ने ये तय किया कि जो है ना इस तरह से हम रोज़ाना किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी प्रोग्राम के तहत, किसी न किसी टाइटल के तहत, जब तक ये वाह दब ना जाती तब तक हम रूबरू न होते, रिसाला को गैर हाजिर रखने के बजाय इस तरीक़े से हम अपने नाज़रीन और ख़ारीन से जुड़े रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जो है ना इंटरनेशनल उर्दू फाउंडेशन के तहत आप देखेंगे कि तिरयाख इंडिया यूट्यूब चैनल पर 700 के करीब हमारे वीडियोज़ मौजूद हैं, 3.5 लाख के करीबी व्यूवर्स हैं। ये सारे व्यूवर्स क्या हैं? तिरयाख के हवाले से हैं। तिरयाख कहाँ तक पहुँचा है इसका लामहदूद अंदाज़ा अगर हम करने बैठे हैं, साउथ अफ्रीका में तिरयाख है, मिडल ईस्ट में तिरयाख है, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, कहाँ कहाँ नाम गिनाएं, यहाँ तक कि वो तारीख़ के बाद उनके मैसेजेस, उनके फ़ोन्स तक आते हैं कि भाई तिरयाख क्यों नहीं पहुँचा। तिरयाख के इतनी आदी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन ख़ारीन का खुलूस है तिरयाख के तईन कि जो है ना वो बराबर जो है ना हमें याद रखते हैं, बराबर हमारे वक्त पे याद दहानी करते हैं और हम जैसे जैसे तिरयाख तैयार होगा वहाँ तक पहुँचाते हैं। ये बात सही फरमाई आपने नूरुद्दीन जावेद साहब के तिरयाख जो है ना कौमी तौर पे जो है ना मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ सूबों से होता हुआ आज इंटरनेशनल सतह पे जो है ना पहुँच गया है और इंटरनेशनल सतह पर भी काफ़ी पजीराई है। ये नहीं सोचते कि तिरयाख सही है या तिरयाख सही है, वो वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पे मुक़ीम लोग जब तिरयाख हाथ में ले लेते हैं तो हमारे खुशी के तिरयाख हाथ में थामे हुए तस्वीर देते हैं कि भाई हमने आज तिरयाख वसूल हुआ। ये देखिए, ये हौसला अफजाई, ये पजीराई जो है ना एक तरह से जो है ना हमारे मैनेजमेंट और मुदीर मीर साहब हसन की सही सिमत में जो पॉलिसी है वो जो है ना बिल्कुल कामयाब है। और सबसे अहम नुक्ता ये है कि तिरयाख में आज बड़े बड़े कलमकार हों या ड्रामा निगार हों या शायर हों, उनको ये एहसास है कि हमारी पहली तख्लीक तिरयाख में छपी थी। अभी अंदाज़ा कीजिए कि 12 साल की मेहनत पर अगर कोई एक ख़ारी भी ये कबूल ले, ये एतराफ़ कर ले कि मेरा ख़लमी सफ़र तिरयाख से शुरू हुआ तो हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं। तिरयाख करीब आपको बताएं कि 100-125 के करीब लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जो ये कहते हैं कि उनकी पहली तख्लीक तिरयाख में शायद थी, चाहे अफसाना हो, चाहे मज़मून हो, चाहे शेरी।
चीज़ें हैं। अच्छा, एक अब एक मेरा एक बुनियादी सवाल है, आपने एक बुनियाद अच्छी रखी है, लेकिन आपके बाद इस तरियाक के सफ़र को जारी रखने के लिए कुछ आप फ्यूचर में सोचा है? टीम कैसी रहेंगी, किसको चलाएंगे आगे, इस बारे में बेहद मैं बात कर रहा हूँ कि तरियाक का सफ़र चलता रहे। तिरयाक का देखिए, सफ़र जारी रहेगा आपको बताएं कि जब तिरयाक हम लोग शुरू कर रहे थे, यानी आपके बाद के जो बानी नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि जब हम लोग तिरयाक शुरू कर रहे थे, जब पहला शुमारा निकालना था तो ज़मीर काजी साहब ने हमसे पूछा, हमारे उस्ताद ने, कि हसन ये कितने दिनों तक निकाल सकते हैं, ये उनका सवाल था। हमने उनसे कहा कि सर 1 साल तो बिल्कुल यकीनी तौर पे निकालेंगे। ये उनको हमने कहा कि 1 साल ज़रूर निकलेगा। शुमारा शुरू किया, बल्कि आपको बताएं कि बम्बई के 2-4 ऐसे लोग थे, उन्होंने कहा कि ये ज़मीर काज़मी को क्या हो गया है, चूँकि हमें नहीं जानते थे। उन्होंने कहा ज़मीर काज़मी को क्या हो गया है, क्यों कर रहे हैं, बल्कि एक साहब ने कहा कि अगर मीर साहिब हसन है तो 2 साल से। देखिए सर, हमारे सर मैं ये कहता हूँ, जो भी कदम हम शुरू करना चाहते हैं तो पहले हमारे ही घर के लोग और हमारे ही रिश्तेदार पाँव खींचते, हौसला अफजाई नहीं करते, लेकिन आपने उसके बावजूद हौसला अफजाई से किया और कामयाबी से सफ़र। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि घर वाले नहीं, हमें बाहर के 2-4 ऐसे मिले, ज़रूर मिले नहीं, बल्कि उन्होंने इतराज़ किया कि तिरयाक क्यों निकाल रहे हैं। लेकिन आपको एक सबसे अहम चीज़ बताएं कि इसी महाराष्ट्र में 2 लोगों ने मिलकर एक रिसाला निकाला, बल्कि 2 रिसाले ऐसे थे जिन्होंने 2 लोगों ने मिल के निकाला, और उस रिसाले का अंजाम क्या हुआ, पहला शुमारा निकलने के बाद बंद हो गया। वजह ये रही कि जो उसके मुदीर थे और जो नाशिर थे, दोनों में ज़बरदस्त झगड़ा हुआ। हमारे साथ आज तक ये शुक्र है का सफ़र जो है, जितने लोग हैं सब इतने मुखलिस रहे कि बिना कुछ किए वो हमारा साथ देते रहे, और ये टीम वर्क है। आपको हम नाम बताते हैं, हमारे साथ ज़मीर काज़मी, फैज़ुल हसन, माहिर बुरहानपुरी, अनीस आदिल, ये लोग थे जो मरहूम हो गए। हमारे साथ इस वक्त हैं आरिफ आज़मी हैं, हनीफ कमर हैं, मिराक मिर्ज़ा हैं, अब्दुल्ला मसरूर हैं। ये ऐसे लोग हैं जो शकील अंसारी नाम के हैं। हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, और किसी लालच के बगैर। और आपको बताएं कि हनीफ कमर अफसाने लिखते हैं, अफसानचे लिखते हैं, कभी ये फोर्स नहीं करते कि मेरा डालो, महीनों गुजर जाते हैं, इनको इसमें शाये नहीं करते। जी जी, हम लोग दूसरों को पहले देते हैं प्रीफरेंस, कभी दूसरा हो। एक मेरा है, आपका जो इंटरनेशनल उर्दू फाउंडेशन है, ये एक अच्छा एक आपने नज़्बुल आइम सोचा, तो हम चाहते कि इसका ना कुछ इस टाइटल के तहत कुछ बाहर के शोराओं को बुला के भी प्रोग्राम दिया जाए, या नहीं, ये ऑलरेडी होता है, ऑनलाइन हम लोग करते हैं, और 2012 से तो हम अवार्ड भी दे रहे हैं। मैं आपके तो प्रोग्राम देखे, हमारे दोस्तों ने भी देखे, बहुत तारीफ़ करे, और काफ़ी बोले यार के शायर लोग रहते बोले, और उन्होंने बाद आपका चैनल को सब्सक्राइब भी किया। तो मेरा एक सवाल है, अफसानों का भी आप रखते हैं? हाँ, अफसानों का मीज़ान प्रोग्राम है जो हर हफ्ते होता है, जिसमें 1-2 अफसाना पढ़ी जाता है, और एक मुबस्सिर होता है जो अपना अफसानों पे इज़हार ख्याल करता है। आपको बताएं कि सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोग एक साथ रही कि जैसे दूसरे 1-2 लोग हैं वो ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इंटरव्यू करते हैं। हम अदब अदीब माशरा में इस टाइटल पे हम इंटरव्यू करते हैं, मीज़ान टाइटल पे हम अफसाना निगारी करते हैं, रंग रेज़ा पे हम शायरी करते हैं। इस वक्त सीपियाँ एक बच्चों का चल रहा है, तिरयाक की अदालत। आपको बताएं कि ये 16-13 करीबन 30 एपिसोड हो गया, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हम 2 प्रोफेसर को लेके उनसे उर्दू के ऊपर बातें करते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि बहुत जानकर खुशी हुई कि आप ऑनलाइन इंटरनेशनल प्रोग्राम अदबी अरेंज करते हैं, और इससे एक ख़ास बात है, आपने एक नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया। एक तो जो जिन मेहमानों को बुलाया जाता है उन्हें घर बैठे शरीक हो जाते, जी जी, एक उनका भी सफ़र बच जाता, और दूसरे बहुत सारे जो
शौकीन देखने वाले हैं वो घर बैठे बैठे देख लेते हैं। बहुत अच्छा है, हमारी खुशी है। नहीं देखिए, इसमें इस जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, हमारा सारा प्रोग्राम तिरयाक की अदालत और अभी दस्तक चल रहा, वो छोड़ के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसकी सबकी ज़िम्मेदारी हनीफ कमर साहब पर है कि ये किसे बुलाते हैं, किसे क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ बुलाते हैं, हम जो है बैनर बनवा देते हैं और फिर जब ऑनलाइन होता है उसमें हम शामिल होते हैं। अक्सर ज़्यादातर ये होता है कि हम शामिल नहीं हो पाते। ठीक है, हम भी। और इनके बाद हमारे अब इस वक्त जो ज़िम्मेदारी ले रहे हैं मशहूर मुंबई की मारूफ शख्सियत इस्माइल यूसुफ कॉलेज के साबिक सदर शोबे उर्दू डॉक्टर कलीम ज़िया हैं, जिनकी शोहरत से तिरयाक की अदालत और दस्तक को 4 चांद लग गए हैं, बहुत मशहूर हो रहा। और उसी तरह बाकी सारे प्रोग्राम हनीफ कमर, बल्कि ये शुरुआत ही हनीफ कमर साहब के ज़रिए हुई। इसमें हमें नहीं मालूम कि किसको बुलाना है, क्या करना है। जो राब्ता भी लोग करते हैं वो हनीफ कमर से ही करते हैं। उसको ये शोरा ये हमें बताते हैं कि भाई आज 10 शायर हैं, हम कहते हैं ओके। बहुत खुशी हुई आप दोनों हजरात से मिलके। बस आपने बहुत हमारे लिए समय इंडियन चैनल के लिए आपने वक्त दिया, बहुत बहुत आप दोनों हजरात का। इस इंडिया का समय है तो कैसे ना देते। नाजरीन का भी शुक्रिया जो देख रहे हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ासकर गौर साहिबा का भी, सुनीता गौर जी का। आप इतनी दूर से औरंगाबाद से मुंबई आए खासकर इस इंटरव्यू के लिए, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम लोग साथ मिलकर प्रोग्राम करते रहेंगे। जी ओके जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका भी नूरुद्दीन जावेद साहब और तमाम नाजरीन का भी। ना सिर्फ नूरुद्दीन जावेद साहब का चैनल देखें बल्कि तिरयाक इंडिया भी देखते रहें और सब्सक्राइब भी करें ताकि लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे फैमिली मेंबर से जुड़ जाएं। नहीं लगता है, आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए। बेशक बेशक। देखिए साहब, तिरयाक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये गुजारिश है हमारी। जी शुक्रिया 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 बहुत बहुत। समय इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। खबर जो हटकर हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आपको न्यूज़ नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद।